Good morning, beta. The next topic is chapter number 7, British policies and their impact. The British domination of India brought about many changes in the administrative, cultural and social, educational, economic setup of India. कहता ब्रिटिश जब इंडिया में इन्वॉल्वमेंट हुआ उसका तो इतना उन्होंने डोमिनेट किया इंडिया को और बहुत सारी बातों में उनमें चेंजिंग्स आई एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पे, कल्चरल, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक सेटअप पे. लेट अस टेक ए लुक एट द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश. कहता इंडिया ब्रिटिश के आने से पहले कहता देखो इकोनॉमी कैसी थी. द इंडियन इकोनॉमी एट ऑल टाइम वॉज मेनली रूरल इकोनॉमी विद द 95% ऑफ द पॉपुलेशन. रूरल इकोनॉमी थी और 95% पॉपुलेशन थी. रिमेनिंग 5% लिव्ड इन द टाउन्स एंड सिटीज़ और 5% टाउन्स और सिटीज़ में रहती थी. दिस टाउन्स एंड सिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड. और जो 5% पॉपुलेशन वहाँ पे रहती थी वो बहुत ज़्यादा सेंटर ट्रेड और कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए मानी जाती थी. एंड देयर फॉर द क्लोजली कनेक्टेड टू दोज लोअर टाउन्स विलेजेस और आल्सो एमर्ज स्मॉल यूनिट विच वर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट. और उसके बाद जो छोटे छोटे टाउन्स के साथ कनेक्टेड थे, विलेजेस थे जहाँ पे स्मॉल यूनिट्स जो थे वो लगाए गए थे जो कि इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट थे. Substance was granted to all the Indian villages due to the presence of handicraft industries. क्योंकि villages में handicraft का काम था तो उनको बहुत सारी substance जो थी जो सब्सिडरी जो थी वो प्रोवाइड की गई. villages mainly thrived on the new these industries as this product served to fulfill the needs of village economy. और जो villages थे वो इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे बिकॉज छोटी छोटी जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं वो चीज़ें ये इंडस्ट्रीज पूरा करती थी. द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मेनली इंक्लूड पोएट्री, वीवर्स, आर्टिशंस, क्राफ्ट पीपल. और हैंडीक्राफ्ट में कौन आते हैं? पोर्टर्स आते हैं, वीवर्स आते हैं, आर्टिशंस आते थे, क्राफ्ट पीपल आते थे. इन एडिशन टू दिस एग्रीकल्चर भी उनका एक मेन ऑक्यूपेशन था लाइवलीहुड का अलॉन्ग विद द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दैट मेट द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द विलेज पीपल, जो कि लोगों की डिमांड को पूरा करते थे. दिस हेल्ड villages emerged as an independent economic unit as they did not have to depend on the external means of survival. इसीलिए जो villages थे वो अपने आप में बहुत ही वो थे, समर्पित थे कि वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग थे, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था रहना पड़ा. द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एग्जिस्टेड एट दिस टाइम. और इस समय रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम भी था. रेवेन्यू जो था वो गवर्नमेंट जो थी एक काइंड के रूप में लेती थी, जैसे कि टोटल जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ उसका कुछ हिस्सा जो था वो कैश में रहती थी और समटाइम्स इन कैश और कुछ वो सामान के बदले सामान. और द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज डन बाय द ऑफिशियल. और कौन रेवेन्यू कलेक्ट करता था? जो भी रूलर्स वहाँ के रूल करते थे, वहाँ के ऑफिशियल जो थे. हाउएवर द प्राइम कलेक्शन ऑफ वॉज कैरिड ऑन आउट इन द इनडायरेक्ट फॉर्म थ्रू द जमींदार्स. पहले जमींदार्स के थ्रू होता था. एंड द जमींदार्स और द मिडल मैन बिटवीन द रूलर्स एंड द कॉमन मैन जनरली डिड नॉट ओन लैंड्स. और उनकी खुद की जो था, जो जमींदार और जो मिडल मैन थे बिटवीन द रूलर्स और कॉमन मैन, जनरली उनके पास खुद की लैंड्स नहीं थी. टैक्सेस दे वर कलेक्टेड बाय देम ऑन द बिहाफ ऑफ रूलर. जो टैक्स वगैरह कलेक्ट किए जाते थे वो रूलर्स के बिहाफ पे कलेक्ट किए जाते थे. वेंट टू द रॉयल ट्रेजरी. और जो रॉयल खजाना होता था उसमें चले जाते थे. और द पार्ट ऑफ टैक्सेस जो थे वो कमीशन अपने पास ऐसे रखी जाती थी. ठीक है, उनकी कमीशन के रूप में. द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम विद द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कैश पेमेंट द ओनली फॉर्म ऑफ पेमेंट, कैश पेमेंट ही मेन थी और रेवेन्यू जो था उसको फिक्स रेट किया हुआ था. फर्दर द साइनिंग द ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद एंड विद द मुगल एम्पर शाह आलम टू अलाउड द कंपनी टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द उड़ीसा, बंगाल एंड बिहार. जब ये संधि हुई आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो जो मुगल एम्पर शाह आलम टू थे उन्होंने ये कर दिया, ब्रिटिश कंपनी को ये बोल दिया कि आप उड़ीसा, बंगाल और बिहार से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो. और द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स. और जो ये रेवेन्यू सिस्टम था इसने जो हमारे फार्मर्स थे, किसानों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया, एक्सप्लॉइट किया. कैश क्रॉप, कॉटन, इंडिगो, जूट व ग्रोन वाइडली ड्यू टू द फिक्स्ड मोड ऑफ रेवेन्यू. ये जो कॉटन, जूट और इंडिगो थी ये बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी, उनसे बहुत अच्छी मोटी पेमेंट आती थी, उसको फिक्स कर दिया गया. डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ फूड क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, इनकी ग्रोथ कम हो गई और जिसने फार्मर्स को बहुत इफेक्ट किया. बट द जनरल पॉपुलेशन एज वेल, उसको भी इफेक्ट किया. फेमिन, स्टारवेशन, शॉर्टेज ऑफ एंड प्रोलॉन्ग्ड हंगर बिकेम रैम्प्ड. और भूख हमारी पैदा होगी. ठीक है, अकाल आ गए. और द एब्सेंस ऑफ इरिगेशन मेथड्स एट दिस टाइम मेंट दैट फार्मर डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर एनी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. और इस समय लोग जो थे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? पानी के ऊपर, बारिश के ऊपर. फेलियर ऑफ रेन देयरफॉर लेड टू फर्दर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट्स एज देन एफर्ट्स टू बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स हु इन टर्न चार्ज द हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. और पानी के ऊपर डिपेंड थे, पानी नहीं, बारिश नहीं होगी तो वो पीजेंट्स की एक्सप्लॉइटेशन होती थी और उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मनी लेनी पड़ती थी. मोस्ट ऑफ देयर was carried out by the mail letter, then they were unable to pay.